हेलो, वेलकम ऑल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल B2 स्टडी IQ पर। ये आपको BARC की क्वेश्चन सीरीज की पार्ट 2 की वीडियोस है। जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और चाहे तो आप सर्च करके भी यूट्यूब पे सर्च करके भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में आपको 40 MCQ देखने को मिले होंगे, जो कि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए, जैसे कि प्रीवियस टाइप क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनती है वो सारे क्वेश्चंस आपको BARC की सीरीज में देखने को मिलेंगे। ये आपको पार्ट 2 सीरीज है। इस वीडियोज़ में आपको पार्ट 2 वाले में नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम्स में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हमें याद थी तो उस बेस पे मैं सारी न्यूमेरिकल्स को बहुत सारे एक जगह कलेक्ट करके क्वेश्चंस को बनाई हैं। इसमें आपको थ्योरेटिकल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको इस सीरीज में। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आती है आप 1 से 2 बार उस वीडियो को देखें, पॉज करके आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आती है वो क्वेश्चन तो आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करके ज़रूर बताऊंगी। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले की पहला क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इफ़ द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर आर 1 मीटर एंड 1 मीटर स्क्वायर। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं हम उसे सॉल्व कैसे करें कि आपका जल्दी से क्वेश्चंस भी बन जाए, आपका टाइम भी कम लगे और आपकी क्वेश्चन सही भी हो। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको आप अच्छे से देखो और उसको नोट करो कि आखिर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे मांगा जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस में बोला जाएगा। तो आप उस पर ध्यान रखो कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है कंडक्टर की लेंथ और एरिया। तो लेंथ आपको दिया हुआ है 1 मीटर, एरिया दिया हुआ है आपको 1 मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज 2 ओम। रेसिस्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है 2 ओम। देन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को डिनोट करते हैं हम रो से, आप सभी जानते हो, तो रो आपसे मांगा जा रहा है। अब देखो A पता है, L पता है, R पता है, तो हमसे मांगा है रो। तो अब आप एक फार्मूला बताओ जो कि रेसिस्टेंस, रो, रेसिस्टिविटी, लेंथ, एरिया के बीच में रिलेट करता हो। तो आप सभी को पता है R बराबर होता है रो इंटू L/A। ये फार्मूला आप सभी जानते हैं। इसी फार्मूला पे हम इसी को पुट करके L और A को R को पुट करके आपको रो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो रो बराबर आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई R इंटू A, RA और डिवाइड में आ जाएगा L। तो R गुना A, R है आपका 2, A है आपका 1 मीटर स्क्वायर और L है आपका 1 मीटर। दोनों यूनिट देखो आप सेम है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे यूनिट अलग अलग रहती, ये मीटर है, मान लीजिए ये सेंटीमीटर रहती, तो आपको चेंज करना पड़ता, तभी आपको डायरेक्ट कैलकुलेट आप नहीं कर सकते थे। यहाँ से आपको डायरेक्ट आ जाएगा 2 एकन 2, 2 वन ज़ा 2 ओम मीटर। जैसे ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। बस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले में कुछ नहीं रहता है, जो वैल्यू पता है वो आप लिखो और जो कैलकुलेट करना आप उसे अच्छे से लिखो और फार्मूला रिलेट करो कि कौन सी फार्मूला है जो इस सब के बीच में एक रिलेशन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। 2 ओम मीटर आपकी हो गई इस क्वेश्चन की आंसर। डियर, मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि आपको बार्क की सीरीज आपको मिलती रहेगी, इसी तरह की अपडेट होती रहेगी। जो भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, आपको जो भी क्वेश्चन मुझे याद आता है प्रीवियस में, चाहे वो बार्क में कभी भी पूछी गई हो और आपको किसी भी DE में, तो वो क्वेश्चन सारे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द इन्वर्टर इज ए। इन्वर्टर को आप जो है कौन सी गेट कहते हो। तो इन्वर्टर का मैं बताऊं आपको, इन्वर्टर मतलब होता है जस्ट उसका अपोजिट। अगर आपने 0 दिया है तो वो आपको उल्टा कर देगा 1, मतलब इन्वर्टर का मतलब ही है अपोजिट। अपोजिट आप बताओ इसमें से कौन सी गेट करती है। तो आप सभी को पता है आंसर इसका नॉट गेट होगा। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर।
अब आइए हम नॉट गेट की फिगर बना लेते हैं। नॉट गेट कैसा होता है, ये आपको नॉट गेट का फिगर है। अगर आपने यहाँ ए दिया है इनपुट में तो आउटपुट आपका हो जाएगा ए बार। अगर हम नॉट गेट का ट्रुथ टेबल देखें तो वो देखते हैं, यहाँ आपका है इनपुट और इस साइड में लेती हूँ आउटपुट। और अगर आपने इनपुट में, क्योंकि नॉट, और ये भी क्वेश्चन आपका आता है किस गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होते हैं, तो नॉट गेट ही एक ऐसा यहाँ पे आपको गेट है जिसमें सिर्फ 1 इनपुट होते हैं और आउटपुट तो एक होते हैं। तो अगर आपने इनपुट में एक लिया है, सिर्फ एक ही, तो या तो आप 0 ले सकते हो या आप 1 ले सकते हो। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 का उल्टा 1 और 1 का अपोजिट 0। ये आपकी हो गई नॉट गेट की ट्रुथ टेबल। और अगर आप इसे अल्फ़ाबेटिकल में करो तो 0 को हम यहाँ पे आपको ए बार और यहाँ 1 को डायरेक्ट सीधा ए लिखते हैं, और इस 1 को आप यहाँ ए अगर दिए इनपुट में तो आउटपुट आपको आएगा ए बार। यही आपकी है नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर गेट के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे और एंड नैंड हम सभी का देख लेते हैं ट्रुथ टेबल और फिगर। और का आपको जो सबसे पहले फिगर बताऊं तो और आपका फिगर होता है ऐसे। ये आपकी हो गई और गेट। और गेट में आपको जो है 2 इनपुट और एक आउटपुट, ये आपका ए, ये आपका बी, और ये होगा आपको ए ऑडेड बी। नॉट गेट का फिगर हमने देख ही लिया। एंड गेट का फिगर है आपको, आप ऐसे बनाओ और ऐसे, क्योंकि कई सारे एग्जाम में BARC में भी आपको फिगर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गेट का ये फिगर है। ये हो गई आपकी एंड गेट। एंड गेट का आउटपुट A.B, इसी को कहते हैं ए एंडेड बी। और नैंड गेट में क्या करेंगे, एंड बनाएंगे और एक इन्वर्टर, और गोला मतलब यहाँ हमारे में डिजिटल में यहाँ पे इन्वर्टर होता है, तो ए और ये बी, आउटपुट मिल जाएगा A.B का होल बार। यही आपकी हो गई नैंड गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सारे के ट्रुथ टेबल आपको आगे देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर। ए ट्रांजिस्टर ड्रॉज ए बेस करंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर। बेस करंट, यहाँ पे आप लिखो बेस करंट। बेस करंट हम डिनोट करते हैं IB आपका दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर। फिर है व्हेन कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर। कलेक्टर करंट, C से कलेक्टर, I से करंट, IC इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपसे मांग रहा है अल्फा व्हाट, अल्फा क्या है और बीटा क्या होगी। तो आप सभी को मैं बताऊं, जैसे कि यहाँ पे आपको IB और IC दी हुई है, तो आप फार्मूला बताओ अल्फा बीटा में जो कि IC IB को कोई भी रिलेट करती हो। तो सिंपल सी फार्मूला आप जानते हो, IC बराबर होती है बीटा IB कॉमन एमीटर में जो होती है। तो यहाँ से आप देखो IC पता है, IB पता है, तो आप बीटा निकाल सकते हो। तो बीटा क्या हो जाएगी, IC अपॉन IB। IC का वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, और IB का वैल्यू है आपको 100 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे दोनों की यूनिट अलग अलग है तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो हम सेम करते हैं मिली और माइक्रो। तो 10 मिली एम्पियर है तो आपकी हो जाएगी 10 मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और अपन IB है 100 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, दोनों एम्पियर में आ गई। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो तो आपको आ जाएगी बीटा। यहाँ पे आप ऊपर जाओ, 10 गुना ये ऊपर जाएगी 10 की पावर -6 तो +6 बन जाएगी। नीचे आपको 100 पहले से है और 10 की पावर -3 नीचे आएगी तो ये +3 बन जाएगी। अब आप इसे कट करो, ऊपर में टोटल 7 हो गए 10 के पावर और नीचे हो गए 10 के पावर 5, तो कट के कितना बचा 100। 10 के पावर 2 बचेगा तो आपको बीटा की वैल्यू आ गई 100। अब आप ऑप्शन देखो किसमें बीटा की वैल्यू 100 है। पहले पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले अल्फा है पहले बीटा है ऑप्शन में, तो बीटा वाली में 100 कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही है। इसका मतलब हमारी ऑप्शन नंबर बी तो आंसर होगी ही। तो यहाँ पे आप अपने टाइम भी बचा सकते हो ऑप्शन नंबर बी देके, लेकिन हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको अल्फा भी मैं दिखाती हूँ अल्फा कितना आपको आ रहेगा।
अब आप सभी को पता है कि अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन, अल्फ़ा बराबर आप लिखोगे बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, अल्फ़ा बराबर ये फार्मूला होता है। बीटा आपको आया है 100 और 1 प्लस बीटा 101। जब 100 में 101 से भागा दोगे तो आपको आया जाएगा 0.99। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाएं आप लोग, ताकि आपको जो है कोई भी टाइम ना लगे, और जितनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आंसर भी याद हो जाएगा और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी आते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज फॉर ए सिलिकॉन डायोड इज अबाउट। यहाँ पूछा है सिलिकॉन डायोड जो है आपको, जब सिलिकॉन डायोड है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज कितना होता है। सिलिकॉन डायोड का आप सभी जानते हैं 0.7 होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। सिलिकॉन की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, जिसे हम नी वोल्टेज कहते हैं, बैरियर वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, ये सारे नाम हैं इसी के। तो आपसे कोई भी नाम देख के ये पूछ सकता है। ये सिलिकॉन के हो गए। जर्मेनियम की अगर पूछता तो जर्मेनियम की होती 0.3 वोल्ट, और अगर गैलियम आर्सेनाइड की पूछ देता तो ये हो जाती है आपकी 1.2 वोल्ट। तो ये सारे भी आप अलग से अपने नोटबुक में ही लिखो और आप याद रखो इस सारे टिपिकल वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉजिक सर्किट हैविंग ए हाई आउटपुट। एक कोई लॉजिक सर्किट है जिसकी आउटपुट हाई है व्हेन ऑल इट्स इनपुट्स आर लो। जब इसकी सारी इनपुट्स लो है तो वो कौन सा गेट है। सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट बनाते हैं, उसमें देखते हैं किसमें ये ऐसा रिलेशन आता है। आपकी जो है किसी भी यहाँ पे देखो नॉट गेट है नहीं जो कि 1 इनपुट होगा, तो बाकी समय कितने इनपुट होंगे, 2 इनपुट होते हैं। तो क्या सब हो सकते हैं, या तो 0 0 होगा, ठीक है, या 0 1, या 1 0 और या 1 1, बस इतने 4 केस बन सकते हैं ना। अब आप बोल रहे हैं ये कि जब इसके सभी इनपुट्स लो हैं, सभी इनपुट्स कहाँ पे लो है, ये पहले वाले केस में, तो आउटपुट कैसा आ रहा है, हाई मतलब 1 और लो मतलब 0 होता है। तो जब भी सभी सारे इनपुट इसके लो हैं तो आउटपुट हमारा हाई आ रहा है। इसका मतलब कुछ नहीं बोल रहा है बाकी के बारे में, तो बाकी हमारा क्या आ रहा होगा, उस टाइम लो आ रहा होगा, 0 0 0, ठीक है। अब बताओ ये जो आपका ट्रूथ टेबल बना है वो किस गेट का है इसमें से। अब देखो मैं पहला ऑप्शन अगर लूँ और गेट में क्या होता है, अगर आपका एक भी इनपुट जो है 1 है, अगर आपका एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट उसका हमेशा हाई आता है और में। तो और अगर रहता तो यहाँ आपका 1 आता, यहाँ भी 1 आता और यहाँ भी 1 आता, जबकि यहाँ 0 आता और गेट में। तो इसका मतलब और गेट इसका ऑप्शन नहीं है। नॉट गेट पे आइए। नॉट गेट में क्या होता है, और गेट का जस्ट अपोजिट, तो 0 का 1 आता, इसका मतलब जब 0 0 रहता तो 1 आता और बाकी सभी जगह इसके 0 आते। तो आपके देखो आंसर तो आपका मिल गया कि आपका यहाँ से नॉट गेट होगा, ठीक है। तो नॉट गेट की आपसे आंसर हो गई। नेक्स्ट गेट भी हम देख लेते हैं, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में क्या होता है, अगर आपकी इनपुट सेम है तभी आपका आउटपुट इसका हाई आता है। एक्सॉर गेट में क्या होती है, जब इनपुट आपकी सेम है, 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर एक्सॉर गेट हो तो सेम अगर इनपुट है हमारी तो आउटपुट आपकी 0 आती है एक्सॉर गेट में। तो यहाँ 0 आती और यहाँ 0 आती, बाकी जगह आपकी 1 आती अगर ये एक्सॉर रहता। और अगर एंड गेट हो तो एंड गेट में क्या होती है, जब तक सभी इनपुट इसके हाई ना हो तब तक ये 0 ही देगा। तो यहाँ 0, ये 0, ये 0 और ये 1, ये एंड गेट होती। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट गेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आप सभी ये सारे जो गेट वाले क्वेश्चंस होती हैं, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी सारे बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। कभी फिगर बना के आउटपुट देखने को मिलेगा आपका कि इसका आउटपुट क्या होगा फाइनल, या आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सी गेट का ये फिगर है या कौन सी ट्रूथ टेबल है, या आपको इस टाइप का लाइन वाले क्वेश्चन से पूछा जाएगा। इसलिए आप गेट वाले क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस में लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन बेस है, द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर,
कॉमन बेस में करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो कॉमन बेस में आपको कॉमन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, सबसे पहले वो होती क्या है, अल्फ़ा। कॉमन बेस वाले को हम अल्फ़ा कहते हैं। कॉमन एमीटर में बीटा होती है और कॉमन कलेक्टर में गामा होती है। अल्फ़ा दिया हुआ है आपको 0.9। इफ़ एमीटर करेंट इज़ 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, एमीटर करंट 1 मिली एम्पियर, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। तो पूछ रहा है आपसे बेस करंट कितनी होगी, ठीक है। तो बेस करंट के लिए हम क्या करेंगे, हम फार्मूला रिलेट करेंगे। तो आप सबसे पहले जो आपके पास वैल्यू पता है आप उसी में जाओ। अल्फ़ा बराबर होती क्या है, IC अपॉन IE, ठीक है। तो यहाँ से हम IC निकाल सकते हैं। तो IC अगर मिल जाएगी तो एमीटर करंट बराबर क्या होती है, कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट मतलब दोनों मिल जाएगी, तो ये तीसरा हमारा फाइंड हो जाएगा। तो आइए हम IC निकालते हैं। IC क्या हो जाएगी, अल्फ़ा इंटू IE, अल्फ़ा गुना मल्टीप्लाई IE 1 मिली एम्पियर हो जाएगी आपको 0.9 मिली एम्पियर। ये मिल गई IC। अब हम लिखते हैं फार्मूला जो होती है IE इक्वल टू IC प्लस IB। यहाँ से आपको जो है अभी आपने IC निकाला 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है। IE दिया हुआ है आपको 1 मिली एम्पियर, IC आपको आया 0.9 मिली एम्पियर और IB आपको पता नहीं है। तो IB कितनी मिल जाएगी, दोनों में से माइनस। IB बराबर हो जाएगी 1 माइनस 0.9, 0.1 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फार्मूले भी मिल रहे हैं, जो भी आप मिल रहे हैं आप उसे नोट करते जाओ अलग से, ताकि आपको फार्मूले की भी प्रैक्टिस होती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 रेसिस्टर ईच ऑफ 3 ओम, मतलब 3 रेसिस्टर है जिसकी वैल्यू 3 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन देयर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। 3 रेसिस्टेंस लगा हुआ है आपके, जो कि तीनों पैरेलल में है। तीनों पैरेलल में हम बना दिए, ठीक है। ये पैरेलल हो गई, जिसकी वैल्यू प्रत्येक की 3 है, ठीक है। पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आपको मैं एक शॉर्ट वाले फार्मूला बताती हूँ। अगर पैरेलल में हो, ठीक है, और अगर उसकी सभी की वैल्यू सेम है, तो जो वैल्यू दी हुई है आर अपन भागा में डिवाइड में हो जाएगी, जितनी ये दी हुई, कितनी टर्म्स है, कितनी बार रेसिस्टर, 1 2 3, उतना डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ रेसिस्टर। तो आर का वैल्यू आपको 3 ओम है, 3/3 आपकी एक आंसर हो जाएगी, 1 ओम, ठीक है। या तो आप जो बेसिक फार्मूला होता है आप उससे निकालोगे। आर इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में है तो क्या होते हैं, 1/1 अपन R1, 1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, मतलब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपको 3/3 ही आएगा और आपको आ जाएगा 1 ओम आंसर, ठीक है। इसी तरह मैं आपको अगर सीरीज और पैरेलल का बताऊं, अगर सीरीज में ये रहता, ठीक है, और आपको रहता 3 3 3, तो पूछते ये क्या होता, तो तीनों का सबका जोड़, 3 3 6 3 9। या आप कह सकते हो सीरीज में अगर रहे तो जितना बार दिया हुआ है उतना गुना जो वैल्यू है, मतलब 3R हो जाता, 3 × 3 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन रेगुलेटर हैज़ ए नो लोड वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। नो लोड वोल्टेज दिया हुआ है आपको 5 वोल्ट एंड ए फुल लोड आउटपुट ऑफ 4.93। फुल लोड है आपको 4.93। पूछ रहा है व्हाट इज द लोड रेगुलेशन। तो लोड रेगुलेशन की फार्मूला होती है VR बराबर VNL, नो लोड माइनस फुल लोड बाई और डिवाइड में नो लोड वोल्टेज। अब इस वैल्यू आप रखो और आपको कैलकुलेट कर लो। VNL आपको है 5 माइनस VFL फुल लोड है 4.93 डिवाइड में नो लोड, और परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 5 माइनस 4.93, 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 9 0 पॉइंट, डिवाइड 5 × 100। तो ऊपर में डिवाइड मल्टीप्लाई 7 × 100, 7/100
5, पॉइंट से आपको 0 कैंसिल। 7/5, 5 सेकंड 5, 2 5 के 20, 1.4% आपको आ जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, लोड रेगुलेशन वाले भी, तो आप इस फार्मूला को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल 29 टू हेक्साडेसिमल। आपको 29 दिया हुआ है डेसिमल नंबर में, पूछ रहा है आपको हेक्साडेसिमल में ये कितना होगा। ठीक है, तो जब हम डेसिमल से हेक्सा में जाते हैं तो करते क्या है, चाहे आपको डेसिमल से आपको हेक्सा में जाना हो, या डेसिमल से ऑक्टेल में जाना हो, या डेसिमल से आपको बाइनरी में जाना हो, तो क्या करते हैं सबसे हम भागा देते हैं जिसमें भी जाना हो। तो आइए हम जाते हैं 29 में आपको जो है देना है किससे भागा, हेक्सा का बेस कितना होता है 16। आपको पार्ट 1 वाले वीडियोज़ में हेक्सा, बाइनरी, ऑक्टेल सबका आया था, तो इसलिए आप उस वीडियोज़ को ज़रूर देख लें एक बार फिर से। तो 29 में आप 16 से डिवाइड करोगे, तो 16 से डिवाइड करने पे ये एक बार में लगेगा 16 एकन 16, रिमाइंडर कितना बचा 9 - 6 3, 2 - 1 1। ठीक है, अब फिर लगाओगे 16 से तो 0 बार में लगेगा और ये 1 आपको रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिमाइंडर लिखते जाना है जो आपको रिमाइंडर बचता है डिवाइड करके। ठीक है, अब हम फाइनल इसका आंसर कैसे लिखते हैं, तो नीचे से ऊपर जाओ, नीचे से ऊपर 113 पर हेक्सा में 13 को हम क्या लिखते हैं 10 11 12 13, A 10 B 11 C 12 और D 13। तो इसका मतलब ये आपको D है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1D। 1D इज द आपको राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द आपको इसका हो जाएगा राइट आंसर। एक बार आप फिर से इसको मैं समझाती हूँ, जिसे समझ नहीं आया हो आप इसे फिर से देख ले। आपको कोई भी डेसिमल नंबर है, आपको चाहे हेक्सा में जाना है, ऑक्टेल में जाना है, बाइनरी में जाना है, जिसमें भी जाना है उसके बेस से आप उसमें भागा दो। मान लो अगर यहाँ ऑक्टेल रहता तो आप इसमें 8 से भागा देते, यहाँ अगर बाइनरी भाग रहता लिखा हुआ बाइनरी में निकाल, तो आप इसे बाइनरी मतलब 2 होता है बेस, तो आप 2 से भागा देते। ठीक है, जो भी आपको निकालने रहेगा आप उससे उसमें डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आप एक साइड उसके रिमाइंडर को लिखो जो आपको बच रहा है। 16 एकन 16, 16 में 29 - 16 13 बचेगा, फिर लगेगा नहीं भागा तो 0 बार में हम लगाएंगे इसे 0 और ये 1 आपका रिमाइंडर। तो 13 को हेक्सा में आपको D लिखते हैं और आप इसे नीचे से ऊपर लिखो 1D आपको देखो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द बेस करेंट फॉर द एमीटर कपल ट्रांजिस्टर। आपको बेस करंट दिया हुआ है ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आपको बेस करंट दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में होता है आपको 2 इनपुट, तो आपको 2 बेस करंट दिया होगा। एक है आपको 18 माइक्रो एम्पियर और एक है आपको 22 माइक्रो एम्पियर। डिटरमाइन इट्स इनपुट बायस करंट। अब देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में एक आता है बायस करंट, एक आता है आपको ऑफसेट करंट। ये दोनों ही आपसे क्वेश्चंस में कभी कभी मांगता है, तो इसको मैं आपको शॉर्ट्स में याद करवाऊँ इसे कैसे हम फार्मूला को याद करते हैं। ये देखो यहाँ का आपको 22 है, यहाँ पे आपको छोटा डिजिट है ना, मतलब छोटा में अल्फ़ाबेटिकल है ना, चार अल्फ़ाबेट है और यहाँ आपको बड़ा लेटर में लिखा हुआ है। तो बड़ा है तो आपको क्या करना है सीधा दोनों का जो है माइनस कर देना है, मतलब बड़ा है तो सीधा आपको आंसर में जो आएगा दोनों इनपुट का डिफरेंस। ठीक है, और अगर छोटा वाला मांग रहा है तो आपको उसका निकालना है एवरेज। मतलब अगर छोटा रहे तो काम करना है आपको बड़ा, और अगर आपको बड़ा निकालना हो तो काम करना है सीधा छोटा। सिंपल लॉजिक है। तो आइए हम इसको अब निकालते हैं। यहाँ पे मांग रहा है 22 मतलब छोटा, तो हमें क्या करना होगा निकालना होगा एवरेज, और एवरेज आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन जितना है उतना से डिवाइड, 2 बार है तो 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ोगे तो कितना 18 + 22, 22 8 30 10 40, 40/2 आपका आ जाएगा 20 माइक्रो एम्पियर इज द राइट आंसर। और अगर यहीं पे आपसे ऑफसेट करंट मांगता तो 22 - 18 4 माइक्रो एम्पियर इसका
राइट आंसर आता, लेकिन यहाँ पे अभी आपको आया है 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी RMS वैल्यू ऑफ ए साइन वेव इज 100 एम्पियर, व्हाट इज इट्स पीक वैल्यू। यहाँ पे टीचर जो भी क्वेश्चंस लिए गए सभी क्वेश्चंस है किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि BARC एग्जाम में ही पूछे गए हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। RMS वैल्यू दिया हुआ है आपको, IRMS दिया हुआ है 100 एम्पियर, ठीक है 100 एम्पियर। मांग रहा है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू वॉट, ठीक है। तो आप सभी को पता है IRMS बराबर होता है मैक्सिमम बाई √2 साइन वेव के केस में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं IM, तो मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगी IRMS गुना मल्टीप्लाई में √2 हो जाएगी, ठीक है। IRMS से 100 और √2 का वैल्यू होता है 1.414, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 141.4 एम्पियर इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द NAND गेट इज। NAND गेट में देखो यहाँ पे बोल रहा है NAND गेट का कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ABCD। तो आइए हम NAND गेट का सबसे पहले जो है ट्रूथ टेबल बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो आपको 2 इनपुट है, तो हम 2 इनपुट में 0 0 0 1 या तो 1 0 या तो 1 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट कैसे बनेगा, आउटपुट देख लेते हैं 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो NAND गेट है, तो NAND गेट में आउटपुट क्या होगा, जब 0 0 है तो ये 1 होगा, और 0 1 पे भी मतलब अगर कोई भी एक इनपुट इसका 1 आ जाए तो आउटपुट आपको NAND गेट में 1 देगा, हाई देगा, ठीक है। और बाकी अगर दोनों ही हाई है तो आउटपुट इसका 0 होगा, ठीक है। ये आपको हो गई NAND गेट की आउटपुट। अब देखो इसमें से कौन सी ऑप्शन मैच कर रहा है। व्हेन A बराबर 1 B बराबर 1 तो आउटपुट 0 आ रहा है। हाँ देखो, अगर आपको दोनों ही 1 है तो आउटपुट आपको 0 आ रहा है, ये ऑप्शन सही मिल गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, जब A बराबर 0 B बराबर 1, ये आपका A है और ये आपका B है। जब A 0 B 1 ये है तो आउटपुट क्या 0 है, नहीं 1 है, ये गलत। ऑप्शन नंबर सी, जब A 1 है B 0 है तो आउटपुट क्या 0 है, नहीं 1 आना चाहिए, ये भी गलत। और जब आपका दोनों ही 1 1 है तो क्या आउटपुट हमारा 1 है, नहीं 0 है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट X ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो। कोई लॉजिक सर्किट दी हुई है, इफ द वैल्यू ऑफ A1 B1 C1, तो आपसे मांग रहा है X की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम जो यहाँ पे फिगर दी गई है उससे बनाते हैं। ये कौन सी डायग्राम ऑन गेट है, और गेट, ये आपको और गेट, और यहाँ पे आपको लगी हुई है लास्ट में एंड गेट। तो इसका सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, कैसा आएगा। यहाँ आपको आ जाएगा A ऑरेड B, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपको A ऑरेड C, ठीक है, A ऑरेड C, और ओवरऑल में क्या है एंड, तो यहाँ पे आपने लगा दिया एंड। अब इसे आप सॉल्व करो तब हम इसे वैल्यू रखते हैं, या आप तो वैल्यू रख के भी बना सकते हो। A का वैल्यू 1, बीच में ऑरेड, B का वैल्यू 1 और ब्रैकेट, A का वैल्यू 1 और ऑरेड C का वैल्यू 1। तो 1 ऑरेड 1 क्या होती है, 1 होती है। 1 ऑरेड 1 1, और 1 एंडेड 1 भी हमारी 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका आंसर आपको आ गया 1। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, या नहीं तो आप इसे एक्सप्रेशन के थ्रू भी इसे सॉल्व कर सकते थे। पहले एक्सप्रेशन सॉल्व करते और लास्ट में आप इसे वैल्यू पुट करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द आउटपुट। ये तो आपको क्वेश्चन हो गई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए BJT विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज हैवीली डॉप्ड, कलेक्टर, एमिटर, बेस, इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले BJT में लेयर कौन कौन सी होती है, 3 बनाते हैं, कलेक्टर, बेस, एमिटर, ठीक है। यहाँ पे आपको है सबसे डॉप्ड हैवली, तो एमिटर आपकी होती है हैवली डॉप्ड, बहुत ज़्यादा हैवली डॉप्ड एमिटर होती है।
इससे थोड़ी सी कम होती है कलेक्टर, और बेस होती है आपकी बहुत ही कम, लाइटली डॉप्ड। और अगर यही विड्थ में पूछती सबसे ज़्यादा चौड़ाई विड्थ किसकी होती है, तो कलेक्टर की विड्थ सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एमीटर, और सबसे कम होती है बेस। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा एमीटर इज दी हैवली डॉप्ड। लेकिन अगर विड्थ पूछता तब आपको कलेक्टर होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। कौन सी रिलेशन इसमें से करेक्ट है। तो आप सभी को पता है, इससे पहले जो न्यूमेरिकल आया था उसमें भी मैं बताई थी, जो एमीटर करंट होती है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के इक्वल होती है। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन में डायरेक्ट ये होगा, नहीं तो आप इसे, आपको ये भी मिल सकता है IE माइनस IC, या IC बराबर IE माइनस IB, या तीनों में से कोई भी एक भी होगा। तो IE प्लस IB IC गलत, IC प्लस IB IE सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स। डायोड की कौन सी एप्लीकेशन इसमें से है, रेक्टिफायर, क्लिपर्स, क्लैंपर्स, या ऑल ऑफ द एबव। तो डायोड से हम सभी चीज़ को बना सकते हैं, चाहे वो रेक्टिफायर हो, या क्लिपर्स हो, या क्लैंपर्स हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हमारे वो बनते हैं ट्राईवैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, जिसमें ट्राईवैलेंट है, जिसके लास्ट में आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो वो आपको क्या होते हैं, एक आपकी खाली स्पेस हो जाती है जिससे हम होल्स कहते हैं। इसका मतलब जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनती है तो उसमें मेजॉरिटी होल्स रहती है, और अगर माइनॉरिटी के बारे में पूछता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो जाएगी, होल्स। यही अगर आपको यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर रहता तो मेजॉरिटी उसमें इलेक्ट्रॉन होती और माइनॉरिटी होल्स होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय। सेमीकंडक्टर बनते किससे हैं, कौन से बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, या नन ऑफ द एबव। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि जितना इससे लिया उतना ही उसको देना है, मतलब बराबर बराबर की साझेदारी, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है हमारा वो कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लास्ट में आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है बराबर बराबर की साझेदारी में करके बनता है, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन maximum amplitude of an amplitude modulated 10 volt and minimum amplitude 5 volt, find its modulation index। मैक्सिमम वोल्टेज है आपको भी मैक्सिमम दिया हुआ है आपको 10 वोल्ट, मिनिमम दिया हुआ है आपको 5 वोल्ट। पूछ रहा है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कम्युनिकेशन चैप्टर में मिलेगा। तो फार्मूला मैं आपको बताऊं कि m बराबर आपको होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड V मैक्स माइनस V मिनिमम एम्पलीट्यूड डिवाइड में V मैक्सिमम प्लस V मिनिमम। ठीक है, अब आप इस पर कैलकुलेट करो, V मैक्स माइनस V मिन, 10 माइनस 5 5, और 10 प्लस 5 15, 5/15 1/3, 1/3 मतलब 0.33। ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। एक m की और भी आपको फार्मूला होती है, मैं आपको वो बताऊं। m बराबर होती है जब सिग्नल की एम्पलीट्यूड दी रही रहती या और आपको कैरियर की, तो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड का वोल्टेज का वैल्यू रहता और कैरियर की तो वो भी आपको रहती। अगर आपको ये नहीं दिया रहता मैक्सिमम मिनिमम, तो आपको क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछता, जो सिग्नल की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतनी है सिग्नल की वोल्टेज और कैरियर की वोल्टेज, तो आप m निकालो। तो आप इस फार्मूला से m निकाल लेते, जिसे हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400% मॉड्यूलेशन टोटल पावर इज। आपको m की वैल्यू दी गई है 100%, 100% का मतलब 1। टोटल पावर pt बराबर क्या, pt का फार्मूला होता है कैरियर पावर इनटू 1 + m² बटे 2। आप यहाँ पे रखो
PC तो पता नहीं है, PC ही रहेगा 1 और m की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/2। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे PC 2 1 2 1 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 PC आपको राइट आंसर हो जाएगी, जिसमें ऑप्शन नंबर ए में आपको है 1.5 PC। अगर आपको m जो है 100% है तो टोटल पावर हो जाएगी कैरियर पावर का 1.5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the number of pulses if the number of level is 128 in PCM। PCM पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, नंबर ऑफ पल्स बताना है तो नंबर ऑफ पल्स बराबर फार्मूला होता है PCM में आपको जो है जितनी नंबर ऑफ लेवल है, ठीक है, वो आपको जो है 2 के पावर n के बराबर होती है। यहाँ पे आपको दी गई है 128 पल्स को आप डिनोट करो 2 के पावर n, 2 के पावर n बराबर में आपको दिया हुआ है 128, तो n का 2 के पावर n, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो आपको निकालना है 2 के पावर कितनी, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64 गुना 2 128, 2 के पावर 7। तो कंपेयर करोगे तो n बराबर आपको आंसर आ जाएगा n बराबर 7। तो इसी टाइप के आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिले हैं इस वीडियोज़ में। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियोज़ में। सॉरी आपको 40 MCQs नहीं मिल पाए इस वीडियोज़ में, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगी आपको 40 MCQs लाए, क्योंकि इस वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे तो आपको वीडियोस काफ़ी लॉन्ग बनता, इसीलिए मैं आपको जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है कम लाई, जिससे आपकी प्रैक्टिस सही से होंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको कम है लेकिन आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा है, तो आप न्यूमेरिकल को थोड़ा सा वीडियोस को पॉज करके आप खुद से बनाएं, फिर आप उस पर मिलाएं कि आपका आंसर जो है आपका आंसर क्या आ रहा है। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आपको अपने आप से करने में कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसमें जो भी आपको न्यूमेरिकल दिखाए गए, न्यूमेरिकल लाए गए किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में और BARC में पूछे गए क्वेश्चंस लाए गए हैं, इसलिए आप जो है इस सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं फिर नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगी, आप अपनी पढ़ाई को ऐसे कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी सिलेक्शन अपना कंफर्म करें BARC में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में।